नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नई दुनिया नया जमाना, इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर सुनील दुबे जी। आप पर्यावरण विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन और संरक्षण जैव विज्ञान में डॉक्टरेट हैं। 12 साल तक आप पर्यावरण विज्ञान का शिक्षण देने के बाद स्वतंत्र पर्यावरण विज्ञान, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जीव संवर्धन संबंधित मुद्दों पर परामर्श के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय संघों के 5 विश्व आयोगों के सदस्य भी हैं। आप राजस्थान वन विभाग के संसाधन व्यक्ति और परामर्शक के रूप में 25 साल से अधिक समय से जुड़े हुए हैं। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और राजस्थान सरकार के संसाधन व्यक्ति के रूप में 25 साल से अधिक समय से आप जुड़े हुए हैं। प्राकृतिक संरक्षण, जीव संरक्षण शोध, शिक्षा और उपयोग के क्षेत्र में आप 27 साल से अधिक समय से अनुभवी हैं। तो ऐसे महानुभव एक्सपर्ट आज हमारे मध्य हैं। आइए प्लांटेशन के सही तरीके के बारे में जानेंगे डॉक्टर सुनील दुबे जी से। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नई दुनिया नया जमाना इस कार्यक्रम के अंतर्गत। रेडियो मधुबन के सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो सर, जानना चाहेंगे, क्योंकि बारिश के दौरान हम सभी चाहते हैं कि जितना हो सके उतना पेड़ पौधे हम लगा ले इस मौसम में। तो आपसे तो पहले जानना चाहेंगे, जो आम श्रोता हमें सुन रहे हैं, बच्चे भी सुन रहे हैं, युवा भी सुन रहे हैं, और हर जगह सुनने को मिल रहा है कि भाई प्लांटेशन ड्राइव करो, एक पेड़ माँ के नाम, ये ड्राइव है अभी। तो हर कोई चाह रहा है कि हम एक एक पेड़ पौधे लगा लें। तो आपसे जानना चाहेंगे कि पेड़ लगाने से पर्यावरण को क्या लाभ होता है? देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र या हमारे चारों तरफ जो नेचर है, हम मानव और जितने हम जैसे जीव जंतु हैं जो चलते हैं, फिरते हैं, जो बच्चे पैदा करते हैं, अंडे से या सीधे बच्चे देते हैं, ये सारी जंतु प्रजातियां ज्यादातर अपने भोजन के लिए पादप प्रजातियों पर ही निर्भर हैं। हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, यानी हमें दूसरी जो पादप प्रजातियां हैं, प्लांट्स हैं, उनके ऊपर ही हम निर्भर हैं। भले ही वो तितलियां हों, भले ही वो टिड्डे हों, भले ही वो दूसरे कीट पतंगे हों, छोटी छिपकली से लेकर के बड़े बड़े सांप, अजगर, मगरमच्छ, हाथी, बड़े चौपाए, मानव, ये सब हम कुछ भी हैं, लेकिन हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो नेचर ने एक व्यवस्था दी है कि हमको उत्पादक दिए हैं, यानी पादप प्रजातियां, जिनमें विशेष टिश्यू होते हैं, क्लोरोफिल, और फिर उनसे वो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जमीन से न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व लेते हैं, पानी लेते हैं, और फिर उनकी पत्तियों में भोजन संश्लेषित होता है, जो उनकी पत्तियों में, उनके तने में, उनकी डालियों में, उनके फल में, उनकी जड़ों में संचित होता है, और उसी को हम लोग उपयोग में लेते हैं। डायरेक्टली लेते हैं या एक लेता है, उसके ऊपर हम निर्भर होते हैं। तो मांसाहारी प्रजातियां भी शाकाहारियों पर ही निर्भर हैं, तो अंततः हमारी निर्भरता पादप प्रजातियों पर ही जाती है। तो ये पेड़ों का मतलब पादप प्रजातियों का पेड़ के साथ में झाड़ी, बेलें, हर, श्रब्स, जो भी ये क्रीपर, कोई भी प्लांट हैबिट है, यानी प्लांट का प्रारूप है, वो हमारे उत्पादक हैं। बिना उत्पादक हम नहीं रह सकते। ये सबसे बड़ा पेड़ों का, पादपों का महत्व है। तो इसलिए हमको वो सब लगाने चाहिए और बचाने चाहिए। जी। तो जैसे आपने कहा कि उत्पादक है, और हम सुनते आ रहे हैं कि पेड़ पौधे लगाने से जलवायु पर जो असर पड़ता है, यानी कि प्रदूषण जो है वो कम होने लगता है। तो ये कितने दूर तक सही है कि सिर्फ पेड़ पौधे लगाने से ये प्रदूषण कम नेचर होता है? में क्या है कि हम जो जीव जंतु हैं, आज की तारीख में, पहले पृथ्वी पर शुरुआत में वातावरण में ऑक्सीजन कम थी और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें ज्यादा थीं, तब उसके प्रति अनुकूलित जीव जंतु प्रजातियां विकसित हुई। लेकिन धीरे धीरे धरती के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती गई और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती गई, और जिसको ऑक्सीजन को अब हम जीव जंतु प्रजातियां अपनी सांस में लेते हैं, और वो ऑक्सीजन हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए महत्वपूर्ण है। अब पेड़ जो हैं वो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग अपने भोजन संश्लेषण में करते हैं, हम नहीं कर सकते।
इसलिए वायुमंडल में हम जीव जंतु प्रजातियों के द्वारा श्वसन में ऑक्सीजन लेके और कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर हवा बाहर छोड़ी जाती है सांस में। इसके अलावा हम मानव जो हैं, मानवीय गतिविधियों के कारण हम लोग वायुमंडल में कृत्रिम तरीके से बहुत बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और इत्यादि गैसों का बहुत ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं। ये केवल पादप प्रजातियां ही हैं, पेड़ पौधे, हर तरह की प्लांट, छोटे से छोटे लेके बड़े से बड़े तक, जो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, पानी का और पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं, मिट्टी से, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उससे भोजन बनाते हैं। तो एटमॉस्फेरिक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का जो संचय है वो हमारी पादप प्रजातियां ही करती हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें ये जानना पड़ेगा कि समझना चाहिए कि पेड़ पौधों का महत्व मानव के रेफरेंस में वायु प्रदूषण कम करने में कैसे है। नेचुरली वो एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय CO2 और ऑक्सीजन, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो वे ही उस प्रक्रिया में ऑक्सीजन भी उत्पन्न करते हैं। वापस वही ऑक्सीजन हम लेते हैं हमारे जिंदा रहने के लिए। तो पेड़ पौधे, वनस्पतियां ही हैं जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि गैसों का नियंत्रण करती हैं, संचयन करती हैं, भोजन के रूप में हमें लौटाती हैं। हमारे द्वारा उत्सर्जित इन गैसों को अब वो स्वयं संश्लेषित करती हैं, रेगुलेट करती हैं। इसके अलावा पादप प्रजातियों की वायुमंडल में जो डस्ट, फाइन डस्ट पार्टिकल उड़ते हैं, महीन धूल के कण, उनको भी उनकी पत्तियों पर सेटल करने की गजब की क्षमता होती है। तो जहां सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर आजकल हम देखते हैं, एक टर्म आती है वायु प्रदूषण में, SPM, तो जहां ये ज्यादा होते हैं वहां पेड़ों का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है कि वो न सिर्फ जो हमारे लिए हानिकारक गैसें हैं उनके साथ साथ जो पार्टिकुलेट मैटर भी हैं उनको भी वही संचित करने का, कंट्रोल करने के काम करते हैं। इसलिए वायु प्रदूषण या कहिए एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय प्रदूषण को रोकने में जो है पेड़ों का, वनस्पतियों का सर्वाधिक महत्व है। जी जी सर, जैसे बरसात के मौसम में हर कोई चाह रहा है कि हम पेड़ पौधे लगा लें, आपसे जानना चाहेंगे एक्सपर्ट के रूप में कि पेड़ लगाने के तरीके क्या हैं और कब लगाना होता है। ये अभी जो प्लांटेशन के ड्राइव चल रहे हैं, हमारे बहुत सारे दुनिया भर में लोग बाग अपने घरों पे पौधे भी तैयार कर रहे हैं और वृक्षारोपण भी कर रहे हैं। हमारे गांवों में हमारे साथी लोग कर रहे हैं, शहरों में लोग बाग कर रहे हैं, अभियान चल रहे हैं। लेकिन शुरुआत होती है, उसके पहले हमको ये समझने की आवश्यकता है कि हम पौधारोपण कब तैयार करें, यानी पौधे ही कब तैयार करें और उसके बाद उन्हें कब लगाएं। ये इसलिए जानना आवश्यक है कि हमें नेचर में जो ज्यादातर वनस्पति प्रजातियां हैं उनमें फ्लावरिंग जो है, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग, फूल आना, फल आना, बीज बनना, वो फरवरी से मार्च के मध्य में अधिकांश होता है। यानी उस समय पर हम उनके ज्यादातर प्रजातियों के बीज इकट्ठा कर सकते हैं और फिर उनके पौधे तैयार कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी प्रजातियां हैं जो वर्ष में अन्य समय पर उनके बीज उपलब्ध होते हैं, तो उसके बाद उनके पौधे तैयार करना और लगाना, इसको हमें समझना पड़ता है। उसके पहले जो मैं बताना चाहता हूं कि लगाने के तरीके में एक तो सीधा होता है बिजाई, यानी बीज लगा देना। ये सबसे सरल, सबसे नेचुरल और सबसे व्यापक तरीका है कि आप जिन प्रजातियों को अपने क्षेत्र में पैदा करना, वापस से लगाना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं, उनके बीजों को उस क्षेत्र में बोएं, या तो बो दें या बिखेर दें। तो बीज से यदि वो संभव कम होता है या हम उसके साथ और भी प्रयास करना चाहते हैं तो दूसरा तरीका होता है पौधे तैयार करके लगाना, या जहां तैयार पौधे उपलब्ध है वहां लगाना, या नेचर में भी बड़े बड़े पेड़ों के नीचे उनके अपने सैकड़ों पौधे वर्षा काल में और ऐसे इकट्ठे होते हैं, उनको हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं और लगा सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका है, यानी पौधों से यदि पौधशाला तैयार करें या फिर नेचर में पौधे उपलब्ध हैं उनको हम इकट्ठा कर लें। तीसरा तरीका है कि जिन पौधों की डालों को, यानी वो ज्यादा मोटे नहीं होनी चाहिए, 2 से 2.5 इंच की मोटाई तक सुलभ है और उसका, और 1 इंच से ज्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए, तो ऐसी डालों को हम कटिंग करके भी
सीधा रोपाई कर सकते हैं। 6 फीट, 7 फीट, 8 फीट की डाल हो तो उनको भी हम सीधा रोपाई कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे ट्राइबल इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में भी लोग बाग इन प्रथाओं को, ट्राइबल, आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में तो कटिंग लगा करके खेतों की वाड़ पर लगाना, या सब्जियों की प्रोटेक्शन के लिए लगाना, या सब्जियों की जैसे बेलें हैं प्रजातियां, उनको चढ़ाने के लिए लगा देना, तो डालियों की कटिंग लगाने की तरीका है वो है। नेक्स्ट तरीका होता है, एक होता है लायरिंग। लायरिंग का मतलब होता है कि आप डाल को काट के नहीं रोपते, बल्कि डाल को पेड़ में ही, डाल के एक भाग को 2-4 इंच छील करके ऊपर का बार्क उसका, और उस पर मिट्टी और इत्यादि बांध करके और कोई ऊपर से कवर लगा के बांध देते हैं। तो उस भाग में जो है छाल हटा करके मिट्टी बांध दी गई और उसको कवर के साथ में बांध दिया गया, तो वो कुछ समय बाद उस भाग में जड़ें पैदा हो जाती। तब जो जड़ पैदा हो गई उसके नीचे पेड़ में से उस डाल को काटिए, जड़ समेत आपका पौधा तैयार हो गया। लायरिंग इसको कहते हैं। ये भी काफी प्रचलित तरीका है। नर्सरी में पौधे, या वन विभाग में भी पौधे, या गांवों में भी कई पौधे ऐसे तैयार किए जाते हैं। और एक जो तरीका है, यानी मैं उसको वृक्षारोपण का ही तरीका बोलना चाहूंगा, वो है स्थानांतरण। यानी नेचर में आपको कहीं पेड़, जो मैंने बोला किसी पेड़ के नीचे बहुत सारे पौधे उसके पैदा हो गए, उनके फल गिरे और वहां पर सैकड़ों हजारों पौधे पैदा हो गए। या शहर में आप देखेंगे पीपल, बरगद, गूलर इत्यादि के पौधे बहुतायत में दीवारों पर, ऐसी ऐसी जगहों पर, छतों पर आ जाते हैं। तो उनका स्थानांतरण किया जा सकता है सुरक्षित तरीके से उनको लेके, या जहां बहुत सारे सैकड़ों पौधे उग रहे हैं पेड़ों के नीचे अभी वर्षा काल में, वहां से उन पौधों को इकट्ठा करके और आप व्यवस्थित तरीके से जहां आपको उनको लगाना है वहां लगा सकते हैं। अभी हाल ही में मैं महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले से आया हूं और वहां पर जंगलों में ऐसे बहुत पौधे, कई दर्जनों प्रजातियों के उनके नीचे ही पैदा हो रहे थे, जिनको हमने इकट्ठा करवाया है और उनको नर्सरी में लेकर के फिर उनको व्यवस्थित वृक्षारोपण में काम में लिया जाएगा। तो ना तो आपको बीज संग्रह करना पड़ा, ना आपको बुवाई करनी पड़ी, बल्कि तैयार पौधे ही आपको मिल भी रहे हैं। तो ये सारे तरीके हैं वृक्षारोपण के, पौधारोपण के। अब कब लगाना चाहिए और इनके बीज इकट्ठे कब करने चाहिए, मैं उस बिंदु पर आ रहा हूँ। ज्यादातर जो जनवरी से लेकर के मार्च के बीच में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च के मध्य में ज्यादातर पुष्पीय पादपों में, उनमें इस काल में फूल आते हैं, फल बनते हैं, और फल के बाद में फल में बीज बनते हैं। फिर फल पक जाते हैं, बीज मैच्योर हो जाते हैं। वो फली रूप में है या बड़े फल के रूप में है, गोलाकार है, फली रूप में, किसी भी रूप में फल है, पक जाएंगे तो या तो खुद से फट जाते हैं, गिर जाते हैं और उनके बीज वातावरण में मुक्त हो जाते हैं। तो उस समय पर उन फलों के पकने पर हम उनके बीजों को इकट्ठा कर सकते हैं या नीचे गिरे बीजों को इकट्ठा कर सकते हैं। राजस्थान के संदर्भ में यदि हम देखें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, इस काल में जो हमारे वन पादप हैं यानी वाइल्ड स्पीशीज है, यानी हमारे जो नेचुरल प्लांट हैं, उनमें खैर है यानी जिसे कत्था भी कहते हैं, कुमठा है, हल्दू है, सिरस है, धौंक है, कदम्ब है, कचनार है, शीशम है, कलिहरी है, करंज है, इमली है, सागवान, अर्जुन, आंवला, खिरनी इत्यादि प्रजातियां हैं जिनके बीज हमें इस काल में मिल जाते हैं। इसके बाद अप्रैल, मई, जून काल में, यानी जो पूरा जेठ का गर्मी का महीना होता है, उस समय तक बीज पकते हैं। तो उस समय पर उन प्रजातियों को इकट्ठा किया जाता है जून तक, यानी वर्षा काल प्रारंभ होने के पहले। तो उनमें जैसे बबूल है, बेलपत्र जिसे कहते हैं बेल है, अरड़ू है, धावड़ा, सफेद धौंक जिसे कहते हैं वो है, काला धौंक है। यानी धौंक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून निर्भर करता है जो हमारे राजस्थान की मुख्य जंगलों की पादप प्रजातियां है। काला धौंक, सफेद धौंक, ये जहां जैसी पानी की उपलब्धता है, गर्मी है, उस हिसाब से ये अप्रैल मई तक लेटेस्ट हमको लास्ट जनवरी से लेके मिलने लगते हैं बीज। लेकिन अप्रैल से जून के बीच में जैसे अमलतास है, पांस है, विष तेंदू जिसे हम कहते हैं, और एक होता है तेंदू यानी बीड़ी पत्ता जिसका पत्ते काम में आते हैं और फल बड़ा स्वाद होता है, बीड़ी पत्ता तेंदू कहते हैं।
वो है कलिहरी, ये एक औषधीय पादप है। इसके अलावा जो हमारे मुख्य बड़े पेड़ हैं, महुआ है, आम है, उम्बिया है, चंदन है, कड़ाया है, जामुन है, उसी तरह से रोहेड़ा है, पहेड़ा है, गूंदा, लिसोड़ा जिसका अचार हम डालते हैं, गूंदा, आकोल है, खिरनी है, गधा पलाश है, खजूर है, साल है इत्यादि। ये इनके बीज हमें अप्रैल से जून के बीच में अधिकांशतः मिलते हैं। इसके अलावा जो वर्षा काल है उसमें भी, उस दौरान भी कई प्रजातियों में बीज तैयार हो जाते हैं। उनमें जैसे नीम है, उसमें अब बीज तैयार हो रहा है। नीम है, महुआ, कहीं पर लेट फ्लावरिंग फ्रूटिंग हुआ तो वहां महुआ अभी भी गिर रहा होगा। आम है, विष तेंदु है, धामन है, ये कई प्लांट हैं जिनमें वर्षा काल तक में, अभी मैं खुद देख रहा हूँ गूंदा, जो लिसोड़ा जिसको मैंने बताया, जिसका अचार भी बनता है, जिसकी वन्य प्रजातियां भी, वाइल्ड स्पीशीज भी है, अभी भयंकर फ्रूट आया हुआ है गूंदा में, फॉरेस्टेड एरिया में, ग्रामीण इलाकों में, और वो पका हुआ फल है बिल्कुल तैयार, और वो गिर रहा है। तो ये उनका भी टाइम है कि जब इनके बीज उपलब्ध हो रहे हैं। इसके अलावा सर्दी के दौरान भी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यदि हम इस काल को देखें तो उस समय हमें देशी शीशम है, चंदन है, सागवान है, बहेड़ा है, आंवला है, कोटबड़ी, कैथ जिसको हम कहते हैं, वुड एप्पल जिसको हम कहते हैं, जो बड़ा स्वादिष्ट लगता है, महत्वपूर्ण प्लांट है, उसके बीज हमको इस काल में मिलते हैं। अब जब मैंने बीज की बात कर दी तो हम इनको कब लगाएं, जो आपका प्रश्न था कि हम कब लगाएं, कैसे लगाएं, कैसे लगाने के तो मैंने बताया, कब लगाएं पे मैंने पहले प्रकाश डाला। बीजों का एकत्रीकरण कब संभव होता है, और बीज लगाने के बाद में कई पौधों के बीज जो हैं वो तुरंत हमें लगाने पड़ते हैं, यानी उनका स्टोरेज पीरियड जो है वो ज्यादा नहीं होता, तो यानी आपको वो तुरंत इकट्ठा करके और फिर लगा देने पड़ेंगे। जैसे उसमें खजूर है, रायण है, कुसुम है, साल है, नीम है, आम, जामुन, महुआ, कढ़ी पत्ता जिसको हम मीठा नीम भी कह देते हैं, गूलर है, रोहण है, पीलू है, आकोल है, उम्बिया है, ये कई हैं जिनके बीज की शेल्फ लाइफ अच्छी नहीं है, फफूंद लग जाएगी, सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे। इनकी प्रवृत्ति ये है कि ये जमीन पर प्राकृतिक रूप से जब जंगलों में गिरते हैं और गिरने के बाद ही फिर इन बीजों के नरम पड़ने और फिर अंकुरित होने की प्रक्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। तो इनको आप इकट्ठा करके कुछ दिन अपने पास रख सकते हैं, व्यवस्थित इनकी बिजाई करने के लिए या कहीं बुवाई करने के लिए सीधा, या अपने पौधे तैयार करने के लिए, लेकिन आप इनको किसी डब्बे में, थैली में बांध करके 5-6 महीने के लिए नहीं रख सकते, ये खराब हो जाएंगे। लेकिन जैसे बेलपत्र है, अरडू है, शीशम है, चुड़ैल है, करंज है, कड़ाया है, आंवला है, चिरौंजी है, धावड़ा है, धौंक है, इसी तरह के ये कैथ जो मैंने कहा, वुड एप्पल है, तेंदू है, इनके बीज आप 6 महीने से 1 साल तक रख सकते हैं। यानी इनके बीज जब आपको उपलब्ध हुए उस समय आप बिजाई कर लें, और उसी दौरान आपको अच्छी पौधे की साइज ना मिले तो पूरा 1 साल उसको आपकी नर्सरी में पौधे तैयार होने दें, अगले सीजन में आप उसकी रुपाई कर लें, ठीक है। और इसके बाद में कुछ बीज हैं जैसे और लंबे समय तक रह सकते हैं, साल भर तक या उससे ज्यादा, हल्दू है, खैर है, कदम्ब है, सेमल है, पलाश है, देशी शीशम है, बांस है, हवन है, रौंज है, अर्जुन है, बहेड़ा है, हरड़ है, चंदन है, सेमल है, ऐसे ऐसे ये वृक्ष प्रजातियां हैं जिनके बीज आप, या कटकरंज एक झाड़ी है, औषधि पादप है, इनके बीज आप साल भर तक भी रख सकते हैं और अगले सीजन में आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं, फिर उनके पौधे तैयार कर सकते हैं। इस तरह से ये चलता है। इसके अलावा कुछ जैसे गोया खैर एक कहलाता है प्लांट है, सिरस है, काला सिरस, सफेद सिरस, अमलतास, इनके बीज जो हैं वो 2 वर्ष से ज्यादा तक भी रह सकते हैं। जैसे कचनार है, कुमठा एक है, अकेचिया सेनेगल, कुमट, जंगली कचनार है, उम्बिया है, मेलियोसा टोमेंटोसा कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्लांट है, इमली है, सागवान है, बेर है, रोहेड़ा है, खेजड़ी जो हमारा राज्य वृक्ष है राजस्थान का, इनके बीज 1 से 2 वर्ष तक भी रखे जा सकते हैं। यानी आपकी सुविधा अनुसार आप इनके पौधे तैयार कर सकते हैं, अगले सीजन तक पौधा अच्छी साइज का हो जाए ये तैयार कर सकते हैं। तो ये मैंने बीज एकत्रीकरण के उचित समय के साथ जो उनके तरीके हैं लगाने के, सीधा बीज लगाएं, पौधे तैयार करें, उनकी कटिंग से लगाएं,
कलम से लगाएं या फॉरेस्ट में जहां आपको अभी पौधे मिल रहे हैं उनको स्थानांतरित करें। ये सब चीज तरीके हैं हमारे लगाने के। बीज इकट्ठा करने का भी समय होता है और उस अनुसार हम उनके पौधे भी तैयार कर सकते हैं। सामान्यतया जैसे हमारे राजस्थान वन विभाग या कहीं पर भी जो वहाँ की क्लाइमेट है, हमारे पश्चिमी भारत की क्लाइमेट के अनुसार हमारे यहाँ बीज से पौधे तैयार करने का समय होता है मई में। हमारी बिजाई शुरू हो जाती है जेठ के महीने में, और उनको थोड़ा छाया रखी जाती है, मॉइस्चर मेंटेन करा जाता है, पानी दिया जाता है और उचित खाद और मिट्टी के मिश्रण में बीजों को लगाया जाता है। आप सीधा जमीन में भी ऐसे खोद करके और ऐसे बीज कर सकते हैं और खूब सारे पौधे एक जगह उगा सकते हैं। या आपके पास में जो वेस्ट प्लास्टिक की थैलियां हैं, दूध की या अन्य इस तरह की थैलियां, उनका दोबारा पुनर्उपयोग आप कर सकते हैं। नर्सरी की भी बायोडिग्रेडेबल थैलियां आजकल आ रही हैं, तो उनमें उनका 3-4 महीने में वो थैली जीवित रहती है, फिर सड़ती हैं, तब तक आपका पौधा भी तैयार होता है। तो ऐसी थैलियों को भी आप काम में ले सकते हैं जो बायोडिग्रेडेबल हैं, आजकल आ रही हैं। तो उसमें मई के महीने में बिजाई शुरू होती है और लगभग एक कम से कम 120 दिन का यानी 3 महीने का पौधा हमारा तैयार हो, ऐसा प्रावधान है। तो वही तरीका हम आम जन भी अपना सकते हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों का भी देशी ज्ञान बहुत लाजवाब है, बहुत प्रचुर है। वे जानते हैं कि कब कौन से बीज फूटना शुरू करते हैं और कब उनके पौधे बन के बढ़त में आ जाते हैं। तो उनसे भी सलाह करके हम लोग यानी अप्रैल मई में बिजाई करके और जुलाई अगस्त वर्षा काल तक में हम जो है वो आधा 1 फीट तक के पौधे हमारे पास तैयार हो जाते हैं। वो सर्वाधिक उचित समय है। यदि पश्चिमी भारत के रेफरेंस में हम राजस्थान पर्टिकुलर इसके रेफरेंस में हम देखें तो वो पौधे तैयार हो जाते हैं और यही उचित समय है जब वर्षा शुरू हो जाए। तो ये सर्वोत्तम समय है जब आप बहुत से अधिक संख्या में पौधारोपण कर सकते हैं। किसी भी प्रजाति का पौधारोपण आप इस काल में कर सकते हैं। उसको नेचुरल पानी मिलेगा और उसकी बढ़त सर्वोत्तम होगी। ये वर्षा काल सबसे सर्वोत्तम है। इसके अलावा लेकिन अगर हम बीज ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, बीज बिखेर रहे हैं सीड बॉल बना करके, या खाली बीज ऐसे स्प्रे कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, फैला रहे हैं, तो उसका समय थोड़ा सा अर्ली अप्रैल मई में आप कर लें तो बीज वहां मिट्टी में स्थिर होता है, पकड़ बनाता है, मिट्टी में वहां की मिट्टी के अनुकूलित होता है और उस काल के बाद जैसे उसको वर्षा जल मिलता है तब तक बीज अपनी पकड़ के साथ अंकुरित होना वहां शुरू कर देता है। जो कटिंग के तरीके हैं, कलम से तरीके हैं, उनके लिए यही टाइम है जब आप पौधों की डाल से सीधा कटिंग ले लें, या जो कलम तैयार करनी है लायरिंग यानी डाल में ही जड़ें पैदा करनी है, वो आप अप्रैल मई में आप कर सकते हैं। तो आपको 2-3 महीने में वहां पर जड़ें पैदा होकर के इस समय पर आप उनको अलग करके रोपण कर सकते हैं। तो सर्वोत्तम समय वर्षा शुरू होने से प्रारंभ होता है। मध्य वर्षा काल तक जो भी आप वृक्षारोपण पौधारोपण करते हैं उसको वर्षा का प्रचुर जल मिल जाता है और उस समय पर लगाए पौधों की या बीजों की बढ़त, उनका अंकुरित होने के चांसेस, प्रतिशत, सर्वाइवेबिलिटी, उनका जीवित रहने का प्रतिशत मैक्सिमम होता है। जी मैडम। जी सर, जैसे कि आपने कहा कि पूरे साल भर की तैयारियां है, ये सिर्फ इस मौसम में पेड़ लगाना या पौधे लगाने की बात नहीं है। जैसे आपने एक सीड बॉल की बात कही, जब हम सीड बॉल तैयार करके पहले से लगाते हैं अप्रैल और मई के महीने के दौरान, तो सर ये सीड बॉल्स कैसे तैयार की जाती हैं? देखिए, जहां पर जिन वृक्ष प्रजातियों की आप, ये बहुत गूढ़ प्रश्न आपने किया और उसका जवाब भी बहुत समझने की बात है, जो मैं अभी मैं क्षेत्रीय भ्रमण में झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन राज्यों में मैं अभी आम जन को बता के आया हूँ कि आप जहां बीज इकट्ठा करते हैं वो पादप प्रजातियां जहां पर मिलती हैं वहां की मिट्टी आप जरूर काम में लें। ठीक है, यानी जहां पर जो पादप प्रजातियां मिलती हैं, जिनके बीज आप ले रहे हैं, आप बाजार से बीज खरीद रहे हैं और अपने यहाँ किसी अन्य तालाब की मिट्टी लेकर के और फिर उसमें उस बीज को बोवाई कर रहे हैं, बॉल बना रहे हैं, तो भी वो जीवित रहेगा। सबसे मैक्सिमम पॉसिबल, सबसे बढ़िया चांसेस होते हैं कि प्राकृतिक क्षेत्रों में जहां वो प्रजातियां मिलती हैं वहां की मिट्टी आप जरूर लें।
उस मिट्टी के साथ अपने यहाँ की आप तालाब की मिट्टी या जो वर्मी कंपोस्ट आप काम में लेते हैं, गोबर की खाद है, इनको आप मिला लें। सामान्यतः है यानी मिट्टी और गोबर वर्मी कंपोस्ट 50% मात्रा में आप मिला सकते हैं, ताकि मिट्टी की बाइंडिंग भी होनी चाहिए। कहीं मिट्टी में रेतीली कंटेंट ज्यादा होता है, सैंडी सॉइल, सैंडी लोम जिसको हम कहते हैं, या इस तरह की रेतीली दोमट भी कहते हैं, सैंडी सिल्ट लोम कहते हैं, यानी तालाब की या बहाव, पानी के बहाव की मिट्टी है लेकिन उसमें रेतीला कंटेंट ज्यादा है, तो आपको बाइंडर मटेरियल यानी उचित सड़ी हुई खाद जो है उसके साथ में आपको मिलानी चाहिए 50-50% में। बिल्कुल ताजा गोबर अगर आप उसके साथ मिलाएंगे तो वो ठीक नहीं है। तो जो सबसे बढ़िया है वर्मी कंपोस्ट जो तैयार रहती है वो है, या बिल्कुल अच्छा सड़ा हुआ गोबर, इस तरह की आपको कंटेंट है, उनको 50-50 मात्रा में मिट्टी के साथ में मिला लें। और उसके अंदर आपको कई बीज हैं जो सिंगल सिंगल अंकुरित होते हैं तो ज्यादा अच्छे होते हैं, बाकी आप एक बॉल में एक से ज्यादा बीज भी आप रख सकते हैं। नेचर में वो अपने आप से फूटेंगे, उनमें जो बेस्ट सरवाइव कर पाएगा वो सरवाइव होएगा। तो इस तरह आप सीड बॉल तैयार कर सकते हैं। अब सीड बॉल के साथ एक चीज और महत्वपूर्ण, मैं आपके प्रश्न को इसलिए बोला कि गोल गेंद बनाना ही उचित नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ पर्वतीय क्षेत्र बहुत ज्यादा है। अब आप सोचिए कि राजस्थान का हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, माउंट आबू, हमारे दक्षिणी अरावली में बड़ी शार्प पीक्स हैं, है ना। ढलान काफी ज्यादा है, 60 डिग्री 70 डिग्री से ज्यादा ढलान है, 40 डिग्री का भी ढलान ज्यादा होता है, 30 डिग्री का भी ढलान ज्यादा होता है अगर वहां पर टॉप सॉइल या पहले से वहां पर वनस्पति नहीं है। तो जो सीड बॉल गोलाकार अगर आप फेंकेंगे तो उनके लुढ़क करके नीचे जाने के चांसेस बहुत होते हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में यानी हमको दूसरी चीज कि आप सीड बॉल किन प्रजातियों के बना रहे हैं और उनको कहाँ ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा समझदारी की आवश्यकता है इसमें। एकदम लेमैन तरीके से आप ऐसा नहीं कर सकते, अन्यथा प्रयास विफल जाएंगे। तो हमारे नेचुरल लैंडस्केप में प्लांट स्पीशीज कहाँ मिलती हैं? हिल टॉप पर, ऊपर के स्लोप पर, मध्य के स्लोप पर, नीचे तलहटी में, बिल्कुल प्लेन पर, पानी के किनारे, बहते पानी के किनारे, तालाबों के किनारे, इस तरह के बरसाती नालों के किनारे, कंदराओं में, वैलीज में, ओपन एरिया में, रेतीले इलाके में, ज्यादा चिकनी मिट्टी के इलाके में, ये सारी चीजों को, स्थान को जानना आवश्यक है। जैसे सालर है जिसको हम कहते हैं लेनिया कोरोमेंडेलिका, जंगल का प्लांट है। गोंदल, तो सालर, गोंदल, खिरनी, ये प्लांट है। तेंदू है, ये हाई लैंड के प्लांट हैं, ऊंचाई के प्लांट हैं। आप इनको किसी तालाब के क्षेत्र के आसपास बिखेर देंगे, नहीं लगेंगे, चांसेस नहीं है इनके बढ़ने के। इमली है, जामुन है, गूलर है, उम्बिया है, आपका आकोल है, जो पानी के किनारे लगते हैं, इनको आप कहेंगे पहाड़ी के ऊपरी ढलानों पर हम इनको बिखेर दें, इनके सीड बॉल को, वो वहां नहीं चलेंगे। तो इस तरह से आपको स्थान विशिष्टता जो है, साइट स्पेसिफिसिटी, उसका भी ध्यान हमें रखना चाहिए। तो सीड बॉल जब हम तैयार करें, किस किस प्रजाति का सीड बॉल है उनको अलग अलग रंग से उनमें मिला के उनको कर लेना, प्राकृतिक रंग मिला के या कोई मार्क लगा के या अलग अलग बैग में रख के रख लेना चाहिए कि ये इस प्रजाति का है, ये इस प्रजाति का, इस प्रजाति का है। और उनके जो प्राकृतिक हैबिटाट, आवास स्थान होते हैं ना, प्राकृतिक उनके जो विस्तार, जो उनके वितरण के क्षेत्र होती हैं, उस तरह से उन क्षेत्रों में ही उनको बिखेरना चाहिए। तो जब ढलान वाले इलाकों में आप वितरण कर रहे हैं सीड बॉल का, तो उसको बॉल ना बनाएं, उसको पैलेट बना लें, यानी चपटा कर लें। अब चपटा करके जब आप फेंकेंगे तो वो उसके लुढ़क करके नीचे जाने की संभावना बहुत कम रह जाएगी। ऐसी स्थिति में ऊपरी ढलानों पर वो कहीं अटक जाएगा, स्थिर हो जाएगा, फिसलेगा नहीं और वहीं पे अटक जाएगा। और फिर वहीं पर उसको उसी की जो उचित है, सालर है, गोंदल है, तेंदू है, ये इनको ऊपर के इलाके में ब्रॉडकास्ट करेंगे, ये वहां बहुत बढ़िया चलेंगे। कड़ाया है, तो उस तरह से, तो जहां जो हैबिटाट है उस हैबिटाट में वहां पाई जाने वाली प्रजातियों, संबंधित प्रजातियों के सीड बॉल या सीड पैलेट, उनका बिखराव हम करें। जी मैडम। जी सर, आपने एक बात और भी कही थी, स्थानांतरण की बात। ये तो सीड बॉल की बात कही आपने, किस सीजन में हम कर सकते हैं?
क्या बरसात के मौसम में भी स्थानांतरण किया जा सकता है या फिर उससे पहले? हाँ, ये भी महत्वपूर्ण बात है जानने की। देखिए, दो चीजें इसमें ध्यान में रखें। पहली, अपने ऑब्जर्वेशन को पक्का करें, यानी हम जो देख रहे हैं उसे ध्यान से देखें। क्या करें? अभी वर्षा काल में, जैसे मैं अभी 2-3 राज्यों में मैं अभी सघन घूमा, और वहां क्षेत्रों में मैंने लोगों के साथ प्रैक्टिस करी। इस सीजन में, समय में, प्राकृतिक क्षेत्रों में उन और कहीं कहीं पर वो पौधे 1-1 फीट के हो गए हैं, कहीं पर 6 इंच के हैं, कभी उनकी अभी 2 पत्तियां ही आना शुरू हुई हैं। ये संकेत है कि वहां उन क्षेत्रों में अभी उनके पौधे आपको प्रचुरता से तैयार मिलेंगे। यानी जहां जो प्रजातियों के बीज प्राकृतिक रूप से बिखरे हैं, उनके पौधे आपको अभी मिलेंगे। जब वो वहां पर अंकुरित होकर के बढ़त होंगे, तो 6 इंच से आधा फीट से 1 फीट के पौधे आपको जहां जहां मिल जाएं, कुछ स्थिति में 4 इंच तक के भी पौधे आप ले सकते हैं, उनमें ज्यादा पत्तियां, 4-5 पत्तियां ऐसी आ जाएं या शाखा आना भी शुरू हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उनको लेकर के और इच्छित स्थान पर व्यवस्थित तरीके से लगाने का ये उचित समय है, और यही समय। लेकिन जैसे फाइकस स्पीशीज है, जैसे गूलर है, बरगद है, पीपल है, अमलतास है, इवन हमारा जो न्यूट्रिशन मिरेकल प्लांट कहते हैं, सहजन, मोरिंगा, वो है, इसके अलावा सालर है, ये कई प्लांट हैं जिनकी कटिंग, जो मैंने आपको पिछली वार्ताओं में भी बताया था कि हमारे आदिवासी क्षेत्रों में इनमें से कई प्रजातियों की डालों को मंडप में, शादी के मंडप में लगाते हैं, और शादी के बाद उनको फिर से प्राकृतिक क्षेत्र में रोप देते हैं, या खेतों के किनारे इनकी कटिंग लगा लेते हैं। जैसे मैंने अप्रैल मई के महीने में झारखंड में, बिहार में अभी ये कटिंग के रोपण देखे। तो जो कटिंग के रोपण के समय है वो किसी भी समय हो सकता है, क्योंकि आपको एक मैच्योर डाल मिलती है और उसमें से शाखाओं के फुटान की कलियां बहुत सारी होती हैं। बस मैटर ये करता है कि उनको वहां पर उचित तापमान और पानी और पोषण की अवस्थाएं मिट्टी में मिल जाएं, तो वो कटिंग कभी भी चल सकती है। इस तरह की 6-7 फीट की कटिंग जो हम डालियां लगाना चाहते हैं, बेस्ट टाइम तो मानसून सीजन सभी के लिए होता ही है, लेकिन वर्ष भर में भी हमें ये देखना चाहिए कि कहां पर उन्हें अनुकूल तापमान, यानी 25 से 40 डिग्री, 35 डिग्री के बीच में तापमान की अवस्थाएं जहां पर मिल जाए, ना ज्यादा ठंडा हो ना ज्यादा गर्म हो, ऐसे तापमान की अवस्थाएं, उपजाऊ मिट्टी और पानी उनको मिल जाए, तो इनकी ये कटिंग डालें कभी भी चल जाती। जी मैम। जी सर, अभी हम आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। और वृक्षारोपण के बारे में तो हमने जाना, और क्या क्या पेड़ पौधे लगा सकते हैं हमने जाना। ये जानना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में, हमारे राजस्थान के क्षेत्र में, अगर मैं स्पेशली पूछूं कि माउंट आबू के क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो स्पेशली यहाँ पर क्या लगाना चाहिए आपको लगता है? देखिए, किसी भी क्षेत्र में, मैंने पहली वार्ताओं में भी ये पे जोर डाला है कि हमें हमेशा अपनी इच्छा से कोई भी पौधारोपण नहीं करने चाहिए या कोई भी प्लांटेशन नहीं करना चाहिए। पहली चीज, बाहरी प्रजातियां, यानी जो स्थानीय नेटिव प्रजातियां नहीं है, उनको किसी भी स्थिति में, आपका मन कितना भी लालायत हो उनको लगाने के लिए, अपने मन को कंट्रोल करें और एक्सोटिक स्पीशीज को ना करें। इस पर मैं और बाद में बोलूंगा कि इसके लिए क्या उपाय और होने चाहिए, लेकिन प्राकृतिक वातावरण को देखें और वहां पर जो पादप प्रजातियां आपको मिल रही हैं, न सिर्फ पेड़ों की, लंबे ऊंचे पेड़ों की, मध्यम पेड़ों की, छोटे पेड़ों की, झाड़ियों की, बेलों की, वहां जो शाख हैं, हर्ब्स हैं, उनकी, इन सब की प्रजातियों को देखें। और ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे वितरित है, ऊंचाई पर, ढलानों पर, प्लेन पर, पानी के किनारे, बहते पानी के किनारे, नमी वाली जगहों पर, खुली जगहों पर, इन सब स्थानों के रेफरेंस में देखें और उसके बाद में आप उस क्षेत्र में उन प्रजातियों को ही लगाएं। विशेष ये ध्यान में रखें कि अपने बड़े बुजुर्गों के साथ या जो उपलब्ध वैज्ञानिक जानकारी है उसके अनुसार, जो उस क्षेत्र के वनस्पति के विशेषज्ञ हैं उनसे सलाह करके, बहुत सारी प्रजातियां हमारी मानवीय गतिविधियों के साथ बहुत तेजी से कम हुई हैं, विशेष रूप से कम हुई हैं। जैसे हमने धौंक, जो हमारे राजस्थान के वनों का मुख्य प्लांट है, माउंट आबू एरिया में भी धौंक एक मुख्य पादप प्रजाति है। राजस्थान अरावली के
जंगलों की मुख्य पादप प्रजाति है जो बहुत तेजी से कम हुई है। इसके अलावा जो हमारे बहुत सारे पेड़ हैं, जैसे सालर है जो ऊंचाई वाले इलाकों में लगता है, गुग्गल है जो झाड़ी नुमा चलता है, क्रेटेवा नरवाला जैसे वरना भी कहते हैं जो नम जगहों पर लगता है ज्यादातर, सालम मिश्री है। इसके अलावा हमारा रायण है जो घाटी वाले इलाकों में, जहां मिट्टी की लेयर थोड़ी मोटी है, मैदानी है लेकिन घाटी वाले इलाके, वहां पर एरिया में ज्यादा लगता है। इंद्रौक है जो हमारा धौंक का ही भाई है लेकिन बहुत कम हो गया कटाई के कारण। बीजा साल है। एक होता है टैटू ओरोजाइलम जिसका नाम है। उसके अलावा तणस ऊजीनिया ऊजिएंसिस जिसे हम कहते हैं, हल्दू है, हवन या गम्हार जिसे हम कहते हैं, कड़ाया है। ये आप समझिए, आपने माउंट आबू के रेफरेंस में पूछा तो ये सब वहां पर भी मिलते हैं और हमारे अरावली के एरिया में, माउंटेन एरियाज में भी ये हर जगह मिलते हैं, एक्सेप्ट कि जो हमारे वेस्ट ऑफ अरावली यानी अरावली के पश्चिम में जो हमारा शुष्क या अति शुष्क इलाके जो हैं, एरिड और सेमी एरिड जोन, वहां पर हमें कुमठा है, खेजड़ी है, जो हमारा रोहिड़ा है, राज्य पुष्प, इस तरह की और बहुत सारी घासों की वैरायटी हैं, बहुत सारी झाड़ियों की वैरायटी हैं, वो उस एरिया में है। तो हम जहाँ जो हैबिटाट है, जिस तरह का आवास है, महुआ आपको मोटी मिट्टी के फर्टाइल लैंड वाले इलाकों में मिलेगा जहां पर या तो पानी बरसात में बह के खूब मिट्टी आती है या जहां पर मिट्टी की लेयर काफी है। खिरनी आपको ढलानों पर ही मिलेगा। आंवला हमें प्लेन्स पर भी अच्छा मिल जाएगा। तो इस तरह से पीलू हमारे एरिड सेमी एरिड जोन का एक बहुत 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 महत्वपूर्ण प्लांट है। पीलूड़ा जिसे हम कहते हैं, सेल्वेडोरा। और हमारे पशुओं का भी, भेड़ बकरी और इनका भी बहुत बढ़िया चारा है। ये हमारे एरिड सेमी एरिड जोन के अंदर में मिलता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जिस जिस क्षेत्र में, एकदम पश्चिमी राजस्थान, पूरा अरावली का क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण उत्तर पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान जो घाटियों, नदी घाटियों का इलाका है, और दक्षिणी राजस्थान जो ऊंचे अरावली पहाड़ियों, घाटियों और झीलों, नदियों का क्षेत्र है, इनकी अलग अलग जो हैबिटाट है, स्थानीय आवासीय परिस्थितियां हैं, वहां की पादप विविधता के अनुसार वहां पर वृक्षारोपण हो। तो जो प्रजातियां तेजी से कम भी वहां हो रही हैं, उनका भी हमें ज्ञान होना चाहिए, और जो प्रजातियां हमारे पशुओं के भी खाने के महत्व की हैं, उसकी भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। एक मैं कुछ प्रकाश और यहाँ डालना चाहता हूँ, आपकी अनुमति हो जी सर। कहाँ क्या लगाना चाहिए उसके साथ में, जब आप सुनियोजित तरीके से कहीं पर वृक्षारोपण कर रहे हैं, आप 1000 पेड़, 2000 पेड़, 1 लाख पेड़ कहीं पर लगा रहे हैं विविध प्रजातियों के, या कुछ भी है, ऐसे बड़े अभियान के रूप में जब आप लगा रहे हैं, बेहतर होता है कि जब आप इतनी व्यवस्था के साथ में तैयारी करके लगा रहे हैं तो वहां की मिट्टी की गुणवत्ता की भी जांच करवा लें। ये बहुत आवश्यक है। लेकिन माइक्रो लेवल पर भी अगर आप वृक्षारोपण कर रहे हैं, पंचायत के 1 बीघा एरिया में भी आप कर रहे हैं, या किसी चरागाह में ही वृक्षारोपण कर रहे हैं, 150 पौधे भी लगा रहे हैं विभिन्न प्रजातियों के, तो भी आप वहां की मिट्टी की गुणवत्ता की जांच करवा लें, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि भाई नाइट्रोजन, पोटाश, फास्फोरस इत्यादि इत्यादि ये सारे जो न्यूट्रिएंट हैं वो मिट्टी के अंदर कैसे हैं। तो आपको उसमें देशी खाद वगैरह और कोई पोषक तत्व बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। दूसरा चीज, पौधों की लंबाई का भी ध्यान में रखें कि आप छोटे छोटे 4-4 इंच के, 6-6 इंच के पौधे कहीं कहीं लगा देंगे तो वो सर्वाइवेबिलिटी के चांसेस कम होते हैं। तो इसका मतलब है कि 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट यानी 1-1.5 फीट से ऊपर की लंबाई के पौधे आप अगर लगाएंगे तो वो उनके सरवाइव होने के, क्योंकि उनकी जड़ें भी पर्याप्त निकल चुकी हैं, तो वो मिट्टी में पकड़ भी अच्छी बना लेंगी, उनकी पत्तियां भी पर्याप्त आ गई हैं, तो प्रकाश संश्लेषण भी अच्छा कर पाएंगी। तो ऐसे पौधों की सर्वाइवेबिलिटी अच्छा रहेगा। और एक महत्वपूर्ण जो मैंने बताया कि आप कहीं से जैसे पौधे ही ला रहे हैं, प्राकृतिक रूप में है, पौधे खूब सारे हैं, आप उखाड़ उखाड़ के लाए, तो वहां से हर पौधे के साथ थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी लाएं, खाली पौधे को उखाड़ के ना लाएं। ठीक है, तो वहां की मिट्टी के साथ में उस पौधे को लें। वो जहां पर आप दूसरी जगह आप उसे लगा रहे हैं, वहां पर उसकी मूल मिट्टी के साथ में लगाएं। अब ये बड़ा प्रश्न आपका होना चाहिए कि मैं ये मिट्टी को लाने की बात क्यों बोल रहा हूँ, है ना।
जहाँ से जी। पौधा लिया वहाँ की मिट्टी को लेने की बात क्यों बोल रहा हूँ, इसे समझना चाहिए कि हर पादप प्रजाति की जड़ों के साथ मिट्टी में जो फफूंद होती हैं, कवक होते हैं, कहलाती हैं फफूंद, उनका जो तंतु माइसीलियम, यानी जिसको हम मिट्टी के साथ में जो फफूंद अपना उनसे खाना पानी पौधे से लेती हैं और बदले में दूर दूर तक से पानी और पोषक तत्वों को ला करके वो फफूंद उस पेड़ की जड़ों को, उस पौधे की जड़ों को, संबंधित पादप की जड़ों को देती है, उपलब्ध कराती हैं, और इनको हम कहते हैं माइकोराइजा। ये सॉइल माइकोराइजा बड़ी गजब की चीज है। ये फफूंद की जो टाइप है माइकोराइजा, जो हर पादप प्रजाति की जड़ के साथ उसका माइकोराइजा एसोसिएशन होता है और वो हर प्रजाति के साथ अलग अलग है। तो आप यदि किसी पौधे को वहां से केवल जड़ों से मुक्त करके और लिया और नई मिट्टी में आपने वहां लगाया, तो उसकी जड़ों को उस नई मिट्टी में अपना माइकोराइजा खोजने में मशक्कत करनी पड़ेगी, मिट्टी से पोषक तत्वों पानी को लेने में खुद मशक्कत करनी पड़ेगी। इसकी बजाय यदि वहां की मिट्टी के साथ में लाए तो उस मिट्टी में उसके जो एसोसिएट माइकोराइजा हैं वो भी आएगा, और नई जगह में भी वो माइकोराइजा उस प्लांट की जड़ों के साथ लगा हुआ है, तो वो नए क्षेत्र में भी पोषक तत्व और पानी को लाके इकट्ठा करके उस पौधे की जड़ों को उपलब्ध कराने का काम करता रहेगा। तो इसलिए ये जरूर ध्यान रखा जाए कि हम किसी जगह से पौधा लेकर के या कटिंग भी ले रहे हैं कहीं से किसी पेड़ की, तो वहां की मिट्टी को जरूर ला करके नई जगह पे जहां लगा रहे हैं वहां पर उस मिट्टी को जरूर साथ में जगह दें। ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। और उसके बाद में पेड़ों की सुरक्षा की भी बात है। तो हमारे यहाँ पर पेड़ों के जहाँ पौधारोपण करा जाता है, तो आपने देखा होगा कि जो हमारे शुष्क क्षेत्र हैं वहां पर पशुओं के आक्रमण की ज्यादा संभावना रहती है। गाय, भैंस, बकरी, भेड़ ये पौधों पे चरने आते हैं, उनके फॉडर प्लांट है। या वहां पानी कम होता है तो बरसात का पानी ज्यादा से ज्यादा जगह उनकी जड़ों के नीचे पहुंचे, तो कई बार उन क्षेत्रों में आप देखेंगे तो ट्रेंच कर देते हैं चारों तरफ, पौधारोपण के हर पौधे के चारों तरफ ट्रेंच कर देते हैं। कहीं कहीं पर तो ये 2-2, 3-3 फीट गहरी, 1-1 फीट चौड़ी तक ट्रेंच होती है, यानी कोई पशु उसे लांघ भी ना सके और उसमें पर्याप्त पानी बरसात का खूब वहां पर इकट्ठा हो, और बीच में जो प्लांट लगा हुआ है जिसके चारों तरफ खूब मिट्टी है उसमें वो पानी जाए और उस प्लांट को अवेलेबल हो। या हम जैविक बाड़ लगा देते हैं। जैविक बाड़ यानी जिन पौधों को अधिकांश जानवर खा नहीं पाते, लेकिन वो पौधे हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं, सुरक्षा भी देते हैं, भोजन भी देते हैं, लेकिन पशु उनको पार नहीं कर पाते और अंदर आपका लगाया जो प्लांट है वो बचा रहता है। इसमें ग्लाइरीसीडिया का है जिसकी कटिंग भी रोपी जा सकती है, पौधा भी लगाया जा सकता है, गजब का नाइट्रोजन फिक्सर है। इसके पत्तों को भी मिट्टी में मल्चिंग कर सकते हैं, मिला सकते हैं। ये इसके अलावा डंडा थूहर, यूफोर्बिया जो हम कहते हैं, इसके अलावा जो सरकंडा, सैकेरम की स्पीशीज है जिसके मुड्डे, स्टूल और ये बनते हैं, सैकेरम, सरकंडा। इसके अलावा झाड़ी है, कटकरंज है, या फलदार है, करौंदा है इत्यादि, या कैर है जैसे हमारे शुष्क क्षेत्र में कैर, टेंटी जिसको हम कहते हैं, जिसका अचार विश्व प्रसिद्ध है, या नागफनी, ओपनशिया की प्रजातियां हैं। इनकी यानी ये जीवित, खुद भी जीवित रहते हैं, ये खुद लाभदायक भी हैं और अंदर लगे पौधे को पशुओं से सुरक्षा भी दें। या आप सूखे कांटेदार झाड़ियों की बाड़ भी लगा सकते हैं। इसके अलावा केवल पौधारोपण के बाद इतिश्री नहीं करनी चाहिए, यही सबसे बड़ी समस्या होती है। और फिर जहां आपने पौधारोपण करे वहां फोटो खिंच गए, वीडियो बन गए, प्रचार हो गया, सब कुछ हो गया और बाद में कोई देखने वाला नहीं रहता। तो ये जिम्मेदारी बनती है, जैसे हम खेत में फसल को बड़ा करके पकने तक ध्यान रखते हैं, उसी तरह जहां वृक्षारोपण करे हैं वहां निराई गुड़ाई, खरपतवार को हटाना, घुसपैठी प्रजातियों को हटाना, पानी की उपलब्धता चेक करते रहना, मिट्टी में पर्याप्त नमी है कि नहीं उसको चेक करते रहना, पशु वगैरह उन पेड़ों को चर तो नहीं रहे हैं उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा ध्यान रखने की बातें हैं। यानी फॉलो अप, फर्दर लेटर ऑन मॉनिटरिंग, ये हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा लेक्यूना है, जिसके कारण फॉरेस्ट एरियाज में भी और पब्लिक एरियाज में भी हमारे वृक्षारोपण जो है वो फेल हो जाते हैं कभी कभी। जी, बिल्कुल। इसके अलावा जैसे जहां हमें पौधों को
वृद्धि भी उनकी हम तेज करना चाहते हैं, यानी वो शीघ्र वृद्धि करें, तो उसके लिए कोई जादू टोना नहीं है कि हमने कोई मंत्र पढ़ा और पेड़ तेज बढ़ने लग जाएगा, या पोषक तत्व हमने खूब भरपूर डाल दिए, जम के खूब खाद डाल दी तो पेड़ अनायास तीव्र वृद्धि करेगा। ऐसा भी नहीं होता है। तो पेड़ की तीव्र वृद्धि या पेड़ों की वृद्धि को हम समझें, हर प्लांट का जो शीर्ष होता है या उसकी जो डालियां भी साइड से निकलती हैं, उनमें भी जो टॉप होता है, शीर्ष होता है, वहां हार्मोन होता है, प्लांट में हार्मोन, जिसे ऑक्सिन कहते हैं। ये ऑक्सिन हार्मोन जो है वो प्रकाश की दिशा में पादप की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, पादप की वृद्धि को प्रेरित करता है। तो यानी ऊपर शाखा बढ़ना, शीर्ष वृद्धि होना, ऊपर शीर्ष से नए नए पत्तियां निकलते जाना या शाखाएं निकलते जाना। ठीक है। तो यदि आपको किसी पौधे को 1-1.5 फीट का पौधा आपने लगाया और आप चाहते हैं कि ये प्राकृतिक रूप से वृद्धि करे, सुरक्षित और शीघ्र वृद्धि कर पाए, तो उसका सिंपल तरीका ये है कि आप उसके चारों तरफ 4-5 फीट ऊंचाई तक की चारों तरफ कोई डालियां रोप दें, सूखी टहनियां, डालियां, लकड़ी, या आपने फेंसिंग जालीदार कोई आपने उसका ट्री गार्ड लगाया है या कुछ भी है 4-5 फीट ऊंचाई तक का, जिसमें आपका 1-1.5 फीट 2 फीट का पौधा आपने लगाया है, कोई भी ऊंचाई का, उसको लेके जमीन से लेके ऊपर तक आप ढक दें चारों तरफ से, टॉप को छोड़ के। ठीक है। तो टॉप को छोड़ के चारों तरफ से ढकेंगे, अब सूर्य का प्रकाश कहां से मिलेगा? ऊपर से, टॉप से। चारों तरफ से अपेक्षाकृत अंधेरे का वातावरण रहेगा। ऐसी स्थिति में जो पादप के शीर्ष में, उन डालियों के शीर्ष में, पौधों के मेन हेड में जो ऑक्सिन हार्मोन है, वो प्रकाश की दिशा की तरफ वृद्धि को प्रेरित करेगा, और ऐसी अवस्था में उस पौधे की अपेक्षाकृत तीव्र वृद्धि हो पाएगी। तो ये तरीका है कि आप प्राकृतिक रूप से इस तरह से क्विक ग्रोथ भी आप उनकी एनहांस कर सकते हैं। जहां जहां संभव होता है, कई प्रजातियां धीरे बढ़ती हैं, तापमान के लिए संवेदी होती हैं, तो उनके बीच में ऐसी प्रजातियां हम लगा सकते हैं जिनकी वृद्धि तेज होती है और जिनकी छाया बनती जाती है। ऊपर का उनकी कैनोपी, शाखाएं बढ़ती हैं और वो छाया खुद प्राकृतिक रूप से आसपास के पेड़ों को प्रोवाइड कर देते हैं। ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो हमारे क्षेत्र में हम पेड़ पौधों को लगाना, उनकी सर्वाइवेबिलिटी, लेटर ऑन उनका रख रखाव, इन सब को सुनिश्चित करके हम वृक्षारोपण को अधिकाधिक सफल बना सकते हैं। जी मैम। जी सर। यानी कि सर आप कह रहे हैं कि मिक्स्ड प्लांटेशन करना चाहिए। मतलब मान लीजिए कि अभी सब चाह रहे हैं कि सिर्फ पीपल का पेड़ लगाए या फिर और एक ही तरीके से पेड़ पौधे ना लगाए, लेकिन इसमें आप नहीं, मिक्स प्लांटेशन आपने कहा कि तो जो मिक्स प्लांटेशन तो है ही है। यानी उसके साथ में मैंने बताया कि उनकी सुरक्षा, रख रखाव, निराई गुड़ाई, बाद में पानी की उपलब्धता, उनकी वृद्धि को देखते रहना, सुरक्षा को देखते रहना, मिट्टी की जांच है ना, बायोलॉजिकल फेंसिंग कर सकते हैं या बाड़ लगा सकते हैं, ट्रेंचिंग करके उनका प्रोटेक्शन कर सकते हैं, छायादार प्रजातियों को बीच में लगा के अन्य प्रजातियों को प्राकृतिक छाया दे सकते हैं। मिक्स प्लांटेशन तो है ही है। ये मैंने पहले की वार्ताओं में भी बोला, जो रेडियो मधुबन की पहले जो मेरी टॉक हुई है उनमें मैंने ये चीज बोली है, उनको भी श्रोता सुनेंगे तो जानेंगे कि मोनोकल्चर प्लांटेशन, एक ही प्रजाति का प्लांटेशन आपको नेचर ने अनुमति नहीं दी है, ना नेचर ने ऐसा कोई अपना मैकेनिज्म बनाया है। तो हम क्यों उस मैकेनिज्म को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं? हमारी मनमर्जी का क्या महत्व है? जब नेचर में चारों तरफ देखें, आपको कोई चीज अच्छी लगती है तो आप उसको ऐसे कर देंगे। आपको हम रोज आलू की सब्जी खिलाएंगे रोटी के साथ में, और कोई सब्जी नहीं खिलाएंगे, आप सहन कर सकते हैं? या हम आपको एक ही तरह की कोई सब्जी अन्य खिलाएंगे, दोनों टाइम वही खिलाएंगे, रोजाना वही खिलाएंगे, साल भर वही खिलाएंगे? या फिर हम आपको एक ही तरह के कपड़े हम आपको पहनने को देंगे, आपकी चॉइस का हम नहीं रखेंगे ध्यान में, ठीक है? सर्दी में भी हम आपको मोटा कपड़ा पहनाएंगे, गर्मी में भी मोटा पहनाएंगे, बरसात में भी मोटा पहनाएंगे, तो क्या आप सहन कर पाएंगे? तो जब आपकी अपनी आवश्यकताएं अलग अलग हैं, स्वस्थ रहने को, पोषण की आपकी अपनी आवश्यकताएं हैं, उसी तरह नेचर में पादप प्रजातियों का एक मिश्रण दिया हुआ है, उसे समझिए। आपको अच्छा लगता है उसका कोई महत्व नहीं है, कहीं पर भी महत्व नहीं है। अपने इस इच्छा को खत्म कर दें
कि हम एक साथ नीम लगा दें, एक साथ। अभी मैंने एक चीज सुनी हमारे राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में कि कोई व्यक्ति पीपल के बारे में भ्रांति फैला के 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और उसके 1000 पेड़ एक क्षेत्र में एक साथ लगाऊंगा और ऑक्सीजन बैंक बनाऊंगा। ये बहुत बड़ा अन्याय है नेचर के साथ, वहां की मिट्टी के साथ, वहां के लैंडस्केप के साथ। या जो लोग दानदाता होते हैं, पैसा लगाने को तैयार है वृक्षारोपण में, 1000 नीम के पेड़ सड़क किनारे आपने लगा दिए, ये उचित नहीं है। एक साथ किसी भी प्रजाति को, अभी मैं आपको अभी यहीं पे एक चीज मैं आपको आपके ध्यान में देता हूं। मैं अभी महाराष्ट्र के एरिया में से आया, वहां मैंने बड़ी आश्चर्यजनक एक चीज देखी। पंचायतों के गांव के क्षेत्रों में मैडम, वहां पर सिरस जिसको कहते हैं, सिरस के प्लांट बहुतायत में सड़क के दोनों तरफ लगा दिए, सैकड़ों प्लांट। मैंने पूछा ये एक ही प्लांट क्यों लगा दिया आपने, एल्बीजिया लैबेक्स सिरस जिसे कहते हैं, काला सिरस। तो बोलते हैं कि साहब इनको बकरी भेड़ नहीं खाती इसलिए लगा दिया। मैंने कहा क्यों नहीं खाए? अरे वो खाएगी तो पेड़ जिंदा नहीं रहेंगे। मैंने कहा प्रोटेक्शन करो, ट्री गार्ड लगाओ, फेंसिंग करो, ट्रेंचिंग करो। लेकिन आपका पशु नहीं खाए, ये कौन सा मतलब हुआ? पशु क्यों नहीं खाए? पशु का खाद्य प्रजाति आप क्यों नहीं लगाना चाहते ज्यादा से ज्यादा, जिसके पत्ते और अन्य भाग पशुओं को, हमारे को खाने को मिले? अरे प्लास्टिक पे मुंह मारना तो बंद करेगा ना पशु, हमारा कचरा खाना बंद करेगा ना। उनको उचित, अगर बहुत आयत में प्रचुर आपके प्लांटेशन एरिया में अलग अलग प्रजातियां खाने की भी मिलेंगी तो उसमें कौन सा बुरा है? आपको उनकी सुरक्षा करनी है। इस जिम्मेदारी से बचने के लिए आप अपने गांव की मिट्टी की हत्या करने को तैयार हैं, खुद के भविष्य को अंधकार में करने को तैयार हैं, और वो प्रजाति जिसको भेड़ बकरी नहीं खा पाए वो आपने ठोक दी पूरे एरिया में। ये कौन सी बात हुई? आपके एरिया की मिट्टी को खत्म कर देगी, आसपास के खेतों की फसलों को प्रभाव डालेगी, आपके यहाँ की जैव विविधता को नष्ट कर देगी। एक ही प्रजाति पर तो हर तरह के जीव जंतु, हजारों प्रजातियां नहीं रहते। आपके पॉलिनेटर, मधुमक्खी, तितली, ये परागण करने वाले जिनकी दया से हमारा फल फूल बनता है, बीज बनता है, उनके भी ये एक ही प्लांट तो उसका आश्रय नहीं है। तो ये चीज हमें समझना चाहिए कि ये जो ज्ञान अभी गांवों तक में पहुंच गया कि पशु नहीं खा पाए ऐसे पेड़ पौधे हम लगा दें, या हमारी मर्जी से हम ऐसे एक ही प्रजाति के लगा दें, ये बहुत बड़ा अन्याय है। इसको भी हमको पूरी तरह से रोक देना चाहिए, खत्म कर देनी चाहिए इस तरह की प्रवृत्ति को। तो आज हमने जाना प्लांटेशंस के बारे में, उसके कुछ पहलुओं को हमने समझा, सही तरीके क्या है, कौन से पेड़ पौधे लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, क्या क्या प्रक्रिया है। लेकिन आगे भी और जानकारियाँ बाकी है। आगे के एपिसोड में ये जानकारियाँ हम डॉक्टर सुनील दुबे जी से फिर से जानेंगे। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM, और ये है कार्यक्रम नई दुनिया नया ज़माना। आपके मन में कुछ प्रश्न है तो आप हमें कॉल करके या मैसेज करके बता सकते हैं 94 14 15 14 15 पर। नमस्ते।